हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जनन। और ये वीडियो उसका पार्ट सेकंड होगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने जनन क्या होता है ये समझा था, जनन के प्रकार को समझा था। इसके अलावा जो जनन का एक प्रकार यानी कि अलैंगिक जनन है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ना सिर्फ अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था बल्कि उसके प्रकार के बारे में भी देख लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो वीडियो। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर उसे जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन होता क्या है, किस प्रकार से ये जनन होता है जीवों में। इसके अलावा आज ही की इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि पुष्पी पादपों में यानी कि वैसे पेड़ पौधे जिसमें फूल लगते हैं उन पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए बात करते हैं कि पेपर में क्या कुछ होने वाला है। तो एग्जाम में तो आएगा ही इससे सवाल, बिल्कुल आएगा। इसके अलावा अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ भी इस चैप्टर से या तो कह सकते हैं इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले ये समझते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहा जाता है। जनन किसे कहा जाता है ये हमने समझ लिया था कि जब कोई जीव अपने जैसा ही संतान का उत्पत्ति करे या उत्पन्न करे तो उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है। और जब कोई दो जीव जो कि अपोजिट सेक्स के हों यानी कि भिन्न भिन्न लिंग वाले जीव जनन की क्रिया में भाग ले तो उस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब ये दो भिन्न लिंग वाले जीव होते कौन हैं, तो सबसे पहला जो जीव होता है उसे हम लोग कहते हैं नर। ओके। और जो दूसरा जीव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। नर को इंग्लिश में मेल कहा जाता है तो इसे हमने लिख दिया मेल, और इसे कहा जाता है फीमेल तो यहाँ पे हमने लिख दिया फीमेल। अब ये जो नर है ना वो क्या करता है, वो एक कोशिकीय संरचना का निर्माण करता है। एक ऐसा संरचना जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है। ओके। एक कोशिकीय संरचना बनता है इस नर में। ठीक है जी। और उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। यही युग्मक जनन की क्रिया में भाग लेता है नर के तरफ से। अब चूंकि ये नर से बना है ये वाला युग्मक तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। ओके। सेम काम यहाँ भी होता है। मादा में भी एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है तो उसका नाम भी क्या देंगे जी, युग्मक ही देंगे। अब चूंकि ये मादा से बना है इसलिए इस युग्मक का नाम क्या पड़ जाएगा, मादा युग्मक। ओके। अब देखिए इसका एक अलग अलग नाम है, नर युग्मक का भी और मादा युग्मक का भी। नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि शुक्राणु किसे कहते हैं, ये मैंने छोड़ दिया था, है ना। तो नर युग्मक जो कि जनन की क्रिया में भाग लेता है नर के तरफ से उसी को क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। ओके। तो देखिए ये हो गया शुक्राणु। और मादा युग्मक का क्या नाम है जी, मादा युग्मक का नाम है अंडाणु। ओके। अंडाणु को इंग्लिश में ओवम कहा जाता है और शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। अब लगे हाथ हम लोग यहीं पे एक और चीज देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि ये शुक्राणु और ये अंडाणु में क्या अंतर है। ठीक है। तो ये अलग से एक क्वेश्चन है जो कि हम यहीं पे सीख लेने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए अंतर मैं बता देता हूँ लगे हाथ। ये जो शुक्राणु है ना ये आकार में छोटा होता है। किससे छोटा होता है, हमसे और आपसे नहीं, ये इससे अंडाणु से क्या होता है, छोटा होता है। ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ये जो शुक्राणु है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। ओके। अब देखिए ये जो होता है ये घूम सकता है यानी कि ये चलनशील है, ये चलता है, दौड़ता है, ऐसा है। और ये जो है ना ये कैसा है भाई, तो ये स्थिर है। इसके अलावा अगर हम इसका ये का आकार का बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके। यहाँ पे इस तरीके से। और अगर हम इसका बात करें तो ये ऐसा गोल सा होता है, बीच में इसका क्या होता है, कोशिका होता है। तो ये तीन अंतर हैं जो आप लोग यहाँ पे लिख लेना। ओके जी। तो देखिए इतना कुछ हम लोगों ने जान लिया। सबसे पहले लैंगिक जनन का डेफिनेशन देखा, उसके बाद ये देखा कि नर और मादा भाग लेते हैं। नर में एक युग्मक का निर्माण होता है जिसे नर युग्मक कहते हैं या तो शुक्राणु कहते हैं। मादा एक युग्मक का निर्माण करती है जिसे मादा युग्मक कहते हैं या तो फिर अंडाणु कहते हैं। दोनों का अंतर देख लिया, ये चीज़ अलग है ना। ये जो अंतर हमने देखा ये एक अलग ही क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि दोनों साथ में लिखा रहा था तो मैंने इसको भी पढ़ा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कार्य विधि समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो काम है यानी कि जनन का क्रिया है वो संपन्न होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं जिससे कि संतान की उत्पत्ति होती है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्रिया विधि। देखिए, एक तरफ एक जीव लिया जो कि नर है, इंग्लिश में मेल कहा जाता है। दूसरी तरफ जो जीव है वो क्या है भाई, मादा है, और इसे इंग्लिश में फीमेल कहा जाता है। ओके, अब देखिए, नर ने एक युग्मक बनाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक, ठीक। और इसका एक नाम है, क्या नाम है भाई, शुक्राणु नाम है। मादा ने एक युग्मक बनाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मक, इसका भी एक नाम है जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। लेकिन जनरली हम लोग नर युग्मक और मादा युग्मक लिख करके ही आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो नर युग्मक है और ये जो मादा युग्मक है, ये दोनों आपस में इस तरीके से फ्यूज होंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है संगलन। संगलन, इस क्रिया को जो आपस में ये लोग दोनों मिल रहे हैं ना, संगलन या तो संयुग्मन, संयुग्मन, ठीक। और फिर यहाँ पे एक कोशिकीय चीज का, एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट, या तो हिंदी में से क्या कहा जाता है, युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। यही जाइगोट जो कि एक कोशिकीय होता है, ये विकास करता है, ये विकसित होगा, ठीक है, वृद्धि करेगा, और फिर इसमें टूट फूट भी होगा, ठीक है, यानी कि विभाजित होगा, ठीक है। और विभाजित होकर के ये धीरे धीरे बड़ा होते चला जाएगा। सबसे पहले तो इसमें से भ्रूण बनेगा, ठीक है। ये जाइगोट किस में बन जाएगा, भ्रूण में, और भ्रूण बनने के बाद फिर इसमें क्या होगा, एक जीव बनेगा। ओके, यही जीव स्वतंत्र रूप से फिर क्या होगा, विकसित होगा, विकास करेगा और अपना जिंदगी जिएगा। तो ये होता है कार्य विधि। ये जो यहाँ पे संगलन और संयुग्मन हो रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं निषेचन। ये जो घटना हो रहा है, इस घटना को क्या कहा जाता है, निषेचन, यानी कि इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यही घटना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर निषेचन का घटना ना हो तो नया संतान उत्पन्न नहीं होगा। नर अपना नर युग्मक बना ले, मादा अपना मादा युग्मक बना ले, अगर दोनों मिले नहीं यानी कि निषेचन ना हो तो फिर ये जो जीव बना वो जीव नहीं बन पाएगा। ओके, तो निषेचन का घटना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो जीव बना है या तो जो संतान बना है, इसको यहाँ पे संतान भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो संतान बना है ना, इस संतान में क्या होगा, अपने माता पिता के गुण आएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिक गुण। जैसे कि कल मैंने बताया था कि अगर किसी का पिता और माता दोनों ही हाइट में कम रहें तो उनके बाल बच्चा में भी चांसेस होते हैं कि वो उनका भी हाइट क्या हो, कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जो गुण होते हैं ना, उसे कहा जाता है अनुवांशिक गुण। और ये अनुवांशिक गुण किसके जरिए आता है, अगर हम बाजार से एक सामान लाते हैं तो वो भी थैली में लाते हैं, यानी कि कोई ना कोई एक जरिया होता है जिसमें करके हम लोग क्या करते हैं, सामान को ले करके आते हैं। तो अगर गुण आ रहा है तो वो भी तो किसी न किसी चीज़ में पैक होके आ रहा होगा ना। तो वो जो गुण एक दूसरे में, मतलब कि पिता से बाल बच्चे में आता है या माता से बाल बच्चे में आता है, उसे कहते हैं गुणसूत्र। किसके जरिए आता है, गुणसूत्रों के जरिए आता है, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। गुणसूत्र, डीएनए, कुछ भी कह सकते हो आप, इसके जरिए आता है। और ये गुणसूत्रों की संख्या सभी जीवों में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंसानों का, तो इंसानों में टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी कि 46 गुणसूत्र, 46, ठीक है जी। तो 46 गुणसूत्र यहाँ पे है, 23 जोड़ा। तो 23 जोड़ा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 23 को n लिखें और जोड़ा के लिए 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2n, यानी कि कितना, 46, ठीक। 2n अगर 46 के बराबर है तो n कितना के बराबर होगा, 23 का, ठीक है। ये गुणसूत्रों की संख्या है। मादा में भी यही है, इसमें भी गुणसूत्र कितने होंगे, 2n, और 2n इज इक्वल टू कितना, 46 गुणसूत्र हैं, जिसको हमने 2n मान लिया है। तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 23 गुणसूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जब युग्मक बनता है, नर से नर युग्मक बनेगा, तो इसमें गुणसूत्र कितने आएंगे, पिता में कितना था, 46 था। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका जो टूटता है वो 2 तरीके से टूट सकता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, कोई भी चीज जो होता है ना वो आधा पहुंचता है यहाँ पे नए कोशिका में। तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा, 23 पहुंचेगा, 23 गुणसूत्र, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि n गुणसूत्र पहुंचा, ठीक है। 23 को हमने क्या मान रखा है, n मान रखा है,
यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? 23 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ जो जाइगोट बन रहा है, तो नर युग्मक के वजह से इसमें कितना ये आएगा? 23 आएगा। मादा युग्मक की वजह से गुणसूत्र कितने आएंगे? 23 आएंगे। तो 23 और 23 जब जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? फिर से 46 हो जाएगा, या तो हम लोग कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो देखो जितना होना चाहिए था एक इंसान में उतना फिर से हो गया। अगर यहाँ पे अर्धसूत्री नहीं होता, यहाँ पे अर्धसूत्री नहीं होता तो यहाँ से भी 46 मिलता, यहाँ से भी 46 मिलता, तो यहाँ कितना हो जाता? 92 हो जाता। तो फिर जो जीवों का गुण होता है ना, वो सारा का सारा गुण जो होता है वो क्या हो जाता? चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए यहां से जो गुणसूत्र था वो यहां पे आया। ठीक है, नर से क्या आया? नर युग्मक में आया। तो यहां से जो गुणसूत्र यहां बनता है तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ जाता है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, किसी भी कारणवश गुणसूत्र में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मादा भी जो अपना युग्मक बनाएगा उसमें जो गुणसूत्र आएंगे ना वो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और गुणसूत्र में चेंज आने का मतलब है कि भाई जो बाल बच्चा पैदा होगा ना उसका लक्षण भी थोड़ा सा अपने माता पिता से क्या रहेगा? अलग रहेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई भी लड़का एग्जैक्ट एकदम अपने पिता के जैसा नहीं होता, या तो एग्जैक्ट अपने माता के जैसा नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं यहाँ पे लड़का बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी यही है। ओके, और अगर मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ ना तो आप लोग स्पीड को कम कर सकते हो। यूट्यूब आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप स्पीड को कम करके देख सकते हो। ओके, हाँ देखिए, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गुणसूत्र में चेंज आ रहा है, यानी कि जो संतान उत्पन्न होगा उसके लक्षण में थोड़ा बहुत क्या आ जाएंगे? चेंजेज आ जाएंगे। अब देखिए इस संतान का बात करते हैं। ये संतान किसके जैसा होगा? अपने पिता का जैसा होगा या अपनी माता के जैसा होगा? तो ना तो ये पूरा रूप से अपने पिता के जैसा होगा और ना ही पूर्ण रूप से अपने माता के जैसा होगा। क्यों भाई, क्यों ऐसा है? क्योंकि आधा गुण तो इनका लिया है, आधा गुण इनका लिया है, और आधा में भी पूरा पूरा गुण नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चेंज होके आ रहा है। तो मतलब ये कि जब भी कोई नया संतान बनेगा ना तो उसमें अपने माता पिता से हट करके कुछ और गुण डेवलप होगा। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूं समझने का कोशिश करना कि जो नया संतान उत्पन्न होता है उस संतान में अपने माता से अलग और अपने पिता से अलग खुद का भी कुछ गुण होता है, और वो गुण किसी भी कारणवश हो सकता है। पर्यावरण के कारण हो सकता है, पर्यावरण में बदलाव के कारण हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, घटने के कारण, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है जिसके वजह से जो संतान है उसमें जो गुण होते हैं ना वो अपने माता पिता से थोड़े से कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि अलग होते हैं, जो कि उस संतान को अपने माता पिता से अलग बनाता है। अब क्या होगा? अब ये भी तो जीव बनेगा ना, ये भी कभी माता बनेगा या पिता बनेगा, जो भी है ना। हो सकता है अगर ये लड़की रहे तो माता बनेगी और अगर ये लड़का है तो पिता बनेगा। अब ये क्या करेगा? फिर से यहाँ पे इस तरीके से किसी के साथ इनका भी विवाह होगा और इसी तरीके से मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया था, किससे? इससे थोड़ा सा अंतर इसमें आ गया। अब इसके बाद जब यहाँ से ये इंसान जब यहाँ पे मेल बनेगा, मान लो लड़का है तो मेल है, यहाँ पे फीमेल, तो यहाँ से युग्मक बनेगा, यहाँ से युग्मक बनेगा। इसका युग्मक थोड़ा सा क्या होगा? ये वाला युग्मक जो होगा वो इससे थोड़ा सा फिर से क्या होगा? अलग होगा। हमने देखा है कि जब युग्मक बनता है तो इसके गुणसूत्र से इसके गुणसूत्र में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा सा क्या आते चला जाएगा? अंतर आता चला जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी किसे बोलते हैं? पीढ़ी ये बोलते हैं जैसे मेरे दादाजी का एक पीढ़ी था, दादाजी के बेटे का एक अलग पीढ़ी हो गया, यानी कि मेरे पिताजी का वो एक अलग पीढ़ी हुआ। अब उनके बाद एक हमारा पीढ़ी हो गया। ठीक है, अब हमारे जो बाल बच्चे होंगे ना वो अलग पीढ़ी का होगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा सा गुणों में अंतर आते चला जाएगा। ठीक है, और कई हजार साल के बाद ऐसा हो सकता है कि अभी जो हम लोग जिस रूप में दिख रहे हैं ना, हमारा संतान उस रूप में नहीं दिखे। कहा जाता है कि हमारे जो ये थे, जो पूर्वज थे, वो क्या थे? बंदर थे। तो उस जो बंदर वाला जो लक्षण था ना वो धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते 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 हजारों साल लगा उसको चेंज होने में, और आज वैसे पूर्वज का जो वंशज हैं हम लोग वो इस रूप में है। क्या हम लोग बंदर जैसे हैं? नहीं ना। तो ये जो चेंज आया वो कैसे आया? ये गुण सूत्र में होने वाले चेंजेस के कारण हम लोग इस प्रकार से चेंज हो गए, बदल गए। ओके, तो अगर आपसे कोई ये बोल दे कि ये जो ये आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है गुणसूत्रों में या लक्षणों में या नेचर में, ये परिवर्तन सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, तो आपका जवाब क्या होगा?
तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये जो परिवर्तन है वो फ़ायदा पहुंचाता है। कैसे फ़ायदा पहुंचाता है? अगर परिवर्तन ना हो तो कई बार ऐसा होता है कि कई जीव जो होता है ना उनका विनाश हो जाता है, पूरा का पूरा जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि जैव विकास नाम का चैप्टर है। तो जैव विकास में हम लोग समझेंगे कि इंसानों में या तो कोई भी जीव में समय के साथ परिवर्तन आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वो जीव जो है वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो लैंगिक जनन में क्या होता है ना कि नया वाला जो जीव बनता है वो अपने पिता से या तो कह सकते हैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होता है, और अलग होना भी चाहिए ताकि जैव का विकास हो सके। धीरे धीरे हमारा जो ये है, हमारे जो बाल बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा मॉडर्न बने, लेटेस्ट बने, है ना। मोबाइल को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। पहले मोबाइल छोटा सा आया था, पहले तो इतना बड़ा आया था, एंटीना लगा हुआ रहता था। फिर कैसा आया? बटन वाले मोबाइल आए। फिर कैसा आया, है ना, देख रहे हो आप, ऐसा स्क्रीन टच आ गया। अब तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है ना। तो धीरे धीरे हर अगला जो पीढ़ी आता है वो अपने पिछले वाले से थोड़ा सा एडवांस होता है। ओके, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि अंतर भी आता है, क्यों आता है ये भी हमने देखा, आता है तो अच्छा होता है या बुरा होता है ये भी हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला टॉपिक हमसे ये कहता है कि आप ये पढ़ो कि लिंग के आधार पर जीवों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो लिंग के आधार पर जीवों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, वैसे तो और भी कई तरीके से बांटा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक को कहा जाता है एक लिंगी जीव और एक को कहा जाता है द्विलिंगी जीव, या तो द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहा जाता है। ओके, अब ये एक लिंगी जीव क्या होता है और उभयलिंगी या तो फिर द्विलिंगी जीव क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एक लिंगी जीव किसे कहा जाता है? तो वैसा जीव जिसमें केवल एक जनन अंग मौजूद रहे उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। वैसा जीव जिसमें केवल एक जनन अंग मौजूद रहे उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी जीव कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा जीव जो या तो नर रहे या तो क्या रहे? मादा रहे। ठीक है, मान लो कि एक जीव है, ये एक जीव है और इसमें एक ही प्रकार का जनन अंग है। मान लो कि उस जनन अंग से क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कौन बनाता है भाई? शुक्राणु कौन बनाता है? नर बनाता है। यानी कि ये जीव क्या है? नर है। यानी कि अगर किसी जीव में शुक्राणु बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नर कहेंगे। और अगर किसी जीव में क्या बनता है? अंडाणु बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। यानी कि एक ऐसा जीव जिसमें केवल एक जनन अंग है और उस जनन अंग से क्या बनता है? अंडाणु बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। तो वैसा जीव जिसमें केवल एक जनन अंग हो उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। और वो एक लिंगी जीव हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो नर है या मादा है? तो अगर उससे शुक्राणु बने तो वो नर है और अगर अंडाणु बने तो वो क्या है? मादा है। ओके, एक लिंगी समझ में आ गया। बात करें अगर हम इसके एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये बताओ मनुष्य क्या है? तो मनुष्य क्या है भाई? एक लिंगी है। अगर आप लड़का हो तो आप में सिर्फ लड़कों वाला कैरेक्टर है ना, और अगर आप लड़की हो तो आप में सिर्फ लड़कियों वाला कैरेक्टर है। ठीक है, तो एक लिंगी हो गए हम लोग। घोड़ा, बंदर, ये सब के सब क्या है? ठीक है, घोड़ा हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, गाय, बैल, आप कुछ भी लिख सकते हो। पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधा में क्या हो गया? जैसे कि पपीता हो गया। पपीता जो है वो क्या है भाई? एक लिंगी है। तरबूज भी क्या है? एक लिंगी है। तो ये सारे आप लोग एग्जाम्पल में लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं द्विलिंगी का कि द्विलिंगी किसे कहते हैं? द्विलिंगी, इसका एक और नाम है उभयलिंगी। द्विलिंगी बोलिए या उभयलिंगी बोलिए, बात एक ही है। तो वैसा जीव जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों ही पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी जीव कहते हैं। ओके, मतलब एक ऐसा जीव जिसमें नर जनन अंग भी रहे और मादा जनन अंग भी रहे उसे क्या कहेंगे? उभयलिंगी कहेंगे। एग्जाम्पल का बात करें तो उभयलिंगी जीव में कौन कौन हो जाएगा भाई? तो सरसों हो जाएगा। सरसों का जो पेड़ है ना वो उभयलिंगी है। गुलहड़ का जो पेड़ है वो भी क्या है? उभयलिंगी है। ठीक है, और अगर जीवों में बात करें तो केचुआ आप लोगों ने देखा है, जिसको गांव में चेरा वगैरह कहते हैं। केचुआ, कृमि, ये सारे के सारे होते हैं। कुछ कृमि, सभी नहीं, कुछ ऐसे कृमि होते हैं जो कि क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं।
ठीक है। तो उभयलिंगी का डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसा जीव जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाया जाए उसे क्या कहेंगे, उभयलिंगी। और वैसा जीव जिसमें केवल एक जनन अंग पाया जाए, चाहे तो वो नर जनन अंग हो या फिर मादा जनन अंग हो, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। दोनों का हम लोगों ने ये भी कर लिया, एग्जाम्पल भी कर लिया। एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल तो खैर सबको पता है, ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये जरूर याद रखिएगा। ओके, तो इतना कुछ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो थोड़ा अच्छे से हम लोग इसे सीख लेते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं। पादप मतलब पेड़, पुष्प मतलब फूल, यानी कि वैसा पेड़ जिसमें फूल लगता हो उसे क्या कहते हैं, पुष्पी पादप कहते हैं। ओके, अब देखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि फूल जो होता है ना वो किसी भी पौधे का जनन अंग है। अब अगर जनन अंग मौजूद रहे तो फिर क्या होगा, लैंगिक जनन होगा वहाँ पे। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोई फूल जो होता है वो कितने भागों में बटा हुआ होता है, वो दिखता कैसा है, अलग अलग भागों के काम क्या है, यानी कि पुष्प का संरचना हम लोग देखेंगे। एग्जाम में पूछता भी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पुष्प की संरचना को हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं बनावट को। ठीक है, क्लास 12 में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे, क्लास 10th में हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटा मोटी बात आपको ये याद रखना है कि किसी भी पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 1 2 नहीं, कितना, 4 भाग होता है। ठीक है, जो सबसे पहला भाग है मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, उसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। अब ये क्या होता है मैं दिखाता चलूँगा, बाह्य दल पुंज। तो देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो ये जो हिस्सा होता है ना किसी भी पुष्प में, ये वाला सबसे नीचे वाला हिस्सा जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो ये वाला पत्ता, ये वाला जो पत्ता आप लोग देख रहे हैं ये क्या है भाई, बाह्य दल पुंज है। ठीक है, जब ढेर सारा पत्ता रहे तो बाह्य दल पुंज कहेंगे, और अगर जब एक पत्ता रहे तो उसको सिर्फ हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे। ओके, ढेर सारा रहे तो हम लोग पुंज और जोड़ देंगे, है ना, बहुत सारा चीज़ जब रहता है तो हम लोग पुंज बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब रहा दूसरा हिस्सा, उसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। बाह्य हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ दल पुंज लिख लीजिए। ठीक है, दलपुंज यहाँ पे क्या है, देखिए ये दलपुंज है, ये सब मिल करके एक साथ क्या बना रहा है, दलपुंज बना रहा है। अगर हम यहाँ से समझें तो ये वाला चीज़ जो है ना, ये वाला पत्ता, ये जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ढेर सारा रहे तो दलपुंज बोलेंगे, और अगर सिर्फ एक रहे तो उसे क्या कहेंगे, दल कहेंगे। ओके, ये जो होता है ये रंग बिरंगा होता है, ये वाला जो होता है ना, ये दलपुंज जो होता है वो रंग बिरंगा होता है, और इसमें क्या होता है ना, थोड़े से रस भरे होते हैं जिसके कारण कीड़े मकोड़े इसके तरफ आकर्षित होते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात आपको कुछ देर के बाद समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि ये रंग बिरंगा होता है जिसके कारण कीड़े मकोड़े इसके तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा इसमें रस भी भरा होता है जिसके कारण भंवरा वगैरह इस पर बैठ करके इसका रस चूसता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला भाग, यहाँ देखिए ये वाला भाग, ठीक, एक को कहा जाता है, जो तीसरा भाग है उसे कहा जाता है पुमंग। पुमंग, ठीक है, पुमंग जो होता है वो ये वाला हिस्सा, ये जो यहाँ पे ये बना हुआ है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे हैं उसे पुमंग कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ का तो ये वाला चीज़ जो मैंने यहाँ पे बना रखा है इसे क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला हिस्सा, जो ये बड़ा सा हिस्सा यहाँ पे पूरा जो ऐसे लाइन चला रहा है ना, और नीचे भी है ये पूरा फैला हुआ, इस हिस्सा को कहा जाता है जायांग। जायांग। ओके, हाँ, यहाँ पे अगर बात करें तो इस पूरे हिस्से को, यहाँ से ले करके ये पूरा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं हम। यहाँ पे ऊपर का जो ये 2 चीज़ मैंने लिखा है ना, ये 2 चीज़, इसे हम लोग कहते हैं सहायक अंग। इसे क्या कहा जाता है, सहायक अंग।
सहायक अंग क्यों भाई? क्योंकि ये जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये वाला चीज़ यहाँ पे भी चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि ये क्या है भाई? सहायक अंग है। वजह साफ है, क्योंकि ये जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बस थोड़ा सा इनका रोल होता है, वो भी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए, जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया सहायक अंग। ये दोनों जो है ना, ये दोनों को कहा जाता है जनन अंग। तो एग्जाम में सवाल बनता है कि पौधों में जो पुष्प है उस पुष्प के सहायक अंग कितने हैं, या तो सहायक अंग कौन कौन से हैं, और जनन अंग कितने हैं, या तो फिर जनन अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से अंगों को जनन अंग कहा जाता है। तो पुमंग और जायांग जो है ना, वो क्या है? जनन अंग है, और ये दोनों क्या है? सहायक अंग है। ठीक है। बाह्य दलपुंज हरा रंग का होता है। हरा रंग का होता है मतलब कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, खाना वगैरह बनाने का काम इसका है। दलपुंज रंग बिरंगा होता है, इसके अलावा इसमें रस भरे होते हैं, जिस कारण से कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, भंवरे भी आकर के इसका रस चूसने के लिए इस पे बैठ जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही इन दोनों का रोल है। इसके अलावा थोड़ा सा और रोल है। रोल ये है कि ये क्या करता है? ये फूलों को खूबसूरत बनाता है। अगर मान लो कि ये वाला रंग बिरंगा चीज़ किसी फूल में ना रहे तो वो खूबसूरत दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो फूलों को खूबसूरती प्रदान करता है। इसके अलावा एक और काम करता है, ये जो जनन अंग है ना, ये जनन अंग इसको सहायता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो और भी बहुत सारे काम हो गया इसके, है ना? खूबसूरती प्रदान करना, जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित करना, ये सारा काम इसका, खाना वगैरह बनाना, ये सब कुछ इन सब का काम है। ठीक है, ये दोनों जो है ये जनन अंग है। इन दोनों के काम को हम लोग आगे चल करके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनन अंग ये वाला हिस्सा, ये जो बड़ा सा है ना जायांग, जायांग जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो जायांग है, जायांग को हम लोग कहते हैं मादा जनन अंग। मादा जनन अंग तो मतलब पौधों का या पुष्प का मादा जनन अंग जो है वो क्या है? जायांग है। और जो नर जनन अंग है वो कौन है भाई? पुमंग है। अब हम लोग इन दोनों के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? नर जनन अंग। अभी हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। पुष्प का संरचना समझ में आ गया होगा, पुष्प के कितने भाग होते हैं वो समझ में आ गया होगा, पुष्प के अलग अलग भागों के क्या क्या कार्य हैं वो भी समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पुष्प के जनन अंगों को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो पुष्प के जनन अंग टोटल कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक को पुमंग कहा जाता है जो कि नर जनन अंग है, ठीक है, और दूसरे को क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है जो कि मादा जनन अंग है। एक एक करके दोनों को देखेंगे। बात करते हैं पुमंग का। तो पुमंग में क्या होता है बच्चों कि पुमंग का जो सबसे छोटा इकाई है, ठीक है, जो एक पीस होता है, हम लोग कह सकते हैं सिंगल, या तो इकाई जो इसका होता है उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर। और ये पुंकेसर ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो पुंकेसर है वास्तव में यही जो है वो नर जनन अंग है। वास्तव नर जनन अंग जो होता है किसी भी पुष्प का वो क्या होता है? पुंकेसर होता है। और जब ढेर सारे पुंकेसर एक साथ हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। अब बात करते हैं इस पुंकेसर का। तो ये पुंकेसर जो है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं तंतु और एक को बोलते हैं पराग कोष। ओके, अब देखिए यहाँ पे आइए, ये रहा हमारा पुंकेसर। ये वाला जो डंडा जैसा संरचना होता है ना, ये लचीला सा होता है, डंडा जैसा ही होता है, इसे ही हम लोग तंतु बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें 2 कोष्ठक बने होते हैं उसे हम लोग पराग कोष बोलते हैं। पराग कोण नहीं बल्कि पराग कोष कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पुंकेसर का 2 हिस्सा होता है, एक को कहा गया तंतु, दूसरे को कहा गया पराग कोष। इस पराग कोष के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत संख्या में एक प्रकार का ये मौजूद होता है, कण मौजूद होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पराग कण। अगर आप किसी फूल के पराग कोष को ऐसे उंगली से ऐसे मसलोगे ना तो पीला पीला सा पदार्थ आपके हाथों पे लग जाएगा। वही पदार्थ जो होता है ना वो क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। और यही परागकण यहाँ पे जो जनन की क्रिया है उसमें भाग लेता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नर युग्मक है
इसका, किसका भाई, पौधों का जो नर युग्मक है या तो पुष्प का जो नर युग्मक है वो कौन है, परागकण है, यही लेगा जनन में भाग। ये कहाँ बनता है, तो परागकोश में बनता है। परागकोश कहाँ अवस्थित है, तंतु पे, और परागकोश और तंतु को दोनों को एक साथ मिला दें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। और जब ढेर सारे पुंकेसर एक साथ रहें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ओके, एक एक करके एकदम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते हैं। तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि पुंकेसर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे जो पुष्पों में मादा जनन अंग होता है उसका, यानी कि जायांग का। ये रहा जायांग, मैंने यहाँ पे बना रखा है डायग्राम। इस जायांग के भी टोटल 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर में ये गोल सा ये दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं व्रतिकाग्र, व्रतिकाग्र, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये लंबा सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे हम लोग वर्तिका कहते हैं, ठीक है जी, वर्तिका। इसको इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है क्योंकि यह स्टाइल से खड़ा है ना, ऐसा नहीं है। और इसको कहा जाता है बीजांड। इसे क्या कहते हैं बच्चों, बीजांड कहते हैं। ओके, तो 3 हिस्सा हो गया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या हो गया, बीजांड हो गया। और इस बीजांड के अंदर, इस बीजांड के अंदर यहाँ पे कहीं भ्रूण कोश होता है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश के अंदर में, इस भ्रूण कोश के अंदर में ये होता है अंडाणु। और यही अंडाणु जनन की क्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब हमें सिर्फ एक चीज़ जानना है, वो ये कि यहाँ से परागकण किस तरीके से यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। क्योंकि ये परागकण जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक नया फूल बनेगा ही नहीं, ठीक है। या तो कह सकते हैं फल नहीं बनेगा या संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अब हम लोग वो चीज़ देखेंगे कि किस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। ओके, इसके जो भाग होते हैं मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे होगा, यहाँ से परागकण यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जब ये वाला जो पुंकेसर है वो विकास कर करके एडल्ट हो जाएगा, यानी कि जवान हो जाएगा, पूरी तरीके से बढ़िया से जवान हो जाएगा, तो ये फिर फट जाता है। फिर ये क्या होता है, फट जाता है, ठीक। तो ये परागकण इस तरीके से यहाँ पे है। अब 3-4 तरीका हो सकता है इसके यहाँ से यहाँ पहुँचने का। सबसे पहला तरीका तो ये है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है वो जा करके इस पे बैठे, क्या करने के लिए, रस चूसने के लिए। थोड़ा देर पहले मैंने कहा था ना कि वो जो दलपुंज होता है वो रंग बिरंगा होता है और उसमें रस भरे होते हैं। तो उस रस को चूसने के लिए वहाँ पे हो सकता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा, भंवरा वगैरह चीज़ जा करके वहाँ पे बैठे, और उसके बैठने से ये परागकण उसके सर पे या कहीं पे भी, हाथ पे, पैर पे, जहाँ भी जो कुछ भी आप बोल सकते हो, वहाँ पे चिपक जाए, ठीक है। और ये भी संभावना है कि वो भंवरा उड़ करके वहाँ से कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए। तो जो यहाँ परागकण उस भंवरे पे सट गया था, ये सारे परागकण, वो यहाँ आकर के इस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर इस पे क्यों चिपकेगा भाई, तो वो इसलिए चिपकेगा क्योंकि इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ रहता है। जैसे ही कोई चीज़ आता है उसको ये क्या करता है, अपने ऊपर चिपका लेता है, ठीक है। पहला ये तरीका हो गया कि किसी कीड़े मकोड़े के जरिए यहाँ तक पहुँच सकता है। दूसरा ये कि किसी पक्षी के जरिए यहाँ पे पहुँच सकता है। तीसरा ये कि हो सकता है कि हवा चले जिसकी वजह से यहाँ से उड़ करके क्या हो जाए, यहाँ तक पहुँच जाए। मतलब किसी भी तरीके से। कभी कभी तो इंसान ही क्या करता है, यहाँ से परागकण को उठाता है, यहाँ पहुँचा देता है। ये सब कुछ हमें पढ़ना है क्लास 12 में, ठीक है। तो हम लोगों को बस अभी यहाँ पे ये जानना है कि किसी भी तरीके से यहाँ से परागकण निकलेगा और वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पहुँचा तो परागकण के यहाँ से निकलकर यहाँ तक जो पहुँचने का क्रिया है उसे हम लोग कहते हैं परागन। क्या कहते हैं बच्चों, परागन, ठीक। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि परागन किसे कहते हैं, तो पराग कोश से जब परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। अब ये जो परागन है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक को कहा जाता है स्वपरागन और एक को कहा जाता है परपरागन। अब ये स्वपरागन क्या होता है और परपरागन क्या होता है, ये हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्वपरागन को कि स्वपरागन क्या होता है, ठीक है। तो स्वपरागन का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि ये एक फूल है,
ठीक है, ये एक फूल है, इस तरीके से होता है ना, ये इसका क्या हो गया, पुंकेसर हो गया। यहाँ से परागकण निकला और इसी फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है। मतलब जिस फूल का परागकण है वो पहुंचा भी कहाँ, उसी फूल के वर्तिकाग्र पे। तो इस प्रकार का जो परागन है वो क्या कहलाता है, स्वपरागन कहलाता है। इसके अलावा इसको और भी एक और तरीके से देखा जा सकता है। मान लो कि ये एक पेड़ है, तो इस पेड़ में बहुत सारे फूल होंगे, माना कि यहाँ पे एक फूल है, माना कि यहाँ पे एक फूल है। तो इस फूल का परागकण इसी पेड़ के एक दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है। तो इस प्रकार का भी जो परागन है ना वो क्या कहलाएगा, स्वपरागन कहलाएगा। मतलब ये कि किसी फूल का जो पुंकेसर है वहां से परागकण निकले और उसी पुष्प के, उसी फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंचे, या उसी पेड़ के किसी और, मतलब पेड़ दूसरा नहीं होना चाहिए, उसी पेड़ के किसी और फूल के अगर वर्तिकाग्र पे पहुंचे, तब इस प्रकार का जो परागन है वो क्या कहलाएगा, स्वपरागन कहलाएगा। ठीक है। तो पर परागन किसे कहेंगे भाई, तो पर परागन इसे कहेंगे कि मान लीजिए यहाँ एक पेड़ है और यहाँ भी एक पेड़ है। अब इस पेड़ में जो फूल लगा हुआ है उसका यहाँ से परागकण निकले और इस पेड़ में जो फूल लगा हुआ है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचे। ठीक है, कि यहाँ का जो परागकण है वो दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है। तो इस प्रकार का जो परागन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। ओके, तो स्वपरागन समझ में आ गया होगा, पर परागन समझ में आ गया होगा। ये दोनों चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो परागन का घटना हो चुका है, यहाँ से यहाँ परागकण पहुँच चुका है। अब क्या होगा, जब परागकण यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे इसे कुछ केमिकल मिलते हैं। ठीक है, और केमिकल जैसे ही इसको मिलता है तो ये परागकण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं, और विकसित होने के बाद एक इसमें से नली निकलता है। मान लो कि इसमें से भी एक नली निकल रहा है ऐसे, इसमें से भी एक नली निकल रहा है ऐसे, है ना, ऐसे बहुत सारे, इसमें से भी नली निकल रहा होगा, सभी में से नली निकल रहा होगा। ठीक है, और ये नली धीरे धीरे कहाँ जाना चाहेगा, नीचे। ठीक है, अब इसमें से ये जो 4, 5, 10 जितने भी परागकण यहाँ पहुंचे हैं तो सभी की नली यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ एक परागकण का नली नीचे पहुंचेगा। ठीक है, मान लो कि इस वाले परागकण का नली ऐसे नीचे चला आ रहा है, ऐसे यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे इस नली को कहा जाता है पराग नलिका, पराग नलिका। ओके, ध्यान से जरा पढ़ते जाइएगा आप लोग और लिखते जाइएगा, मैं जहाँ जहाँ भी जो चीज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस नली को क्या कहते हैं, पराग नलिका। ये पराग नलिका जब यहाँ पहुँचा तो देखा कि अरे ये तो दरवाज़ा यहाँ बंद है, अंदर घुसने को ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये दरवाज़ा यहाँ पे होता है नीचे, तो ये ऐसे यहाँ से ऐसे घूमते हुए इस तरीके से ऐसे यहाँ पे ऐसे प्रवेश करेगा। ठीक है, इस नलिका से होते हुए ये परागकण धीरे धीरे नीचे आएगा और यहाँ प्रवेश करेगा, और यहाँ उसको क्या मिलेगा, अंडाणु मिलेगा। उसके साथ दोनों क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करने के बाद क्या बन जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है जी, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। आप लोग ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन आप लोग लिखते चलिएगा। निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को, है ना, संगलन का मतलब मिलन को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। और एक बार ये निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पे ये विकास होता रहेगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बता दूँ। आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो को देख लेना। ठीक है, देखिए वो क्या है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। तो ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ये वाला परागकण यहाँ पे पहुँचा, तो एक चीज़ यहाँ पे अंडाणु रहता है। परागकण में 2 कोशिका होता है। ठीक है, और यहाँ पे पहले से ही इसमें 2 और कोशिका ऐसे मौजूद होता है। ठीक है, मान लो 2 कोशिका इस प्रकार से यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो परागकण का 2 कोशिका पहुँचा ना, तो एक कोशिका इसके साथ मिल जाएगा और यही वाला चीज़ क्या होगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये तो भाई हमारा भ्रूण बन गया। एक कोशिका जो और आया था परागकण के साथ, परागकण में 2 कोशिका आता है, क्लास 12 में आप लोग पढ़ोगे, वो एक कोशिका यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे जाके इसके साथ वो धीरे धीरे विकास करने लगेगा। ये भ्रूण जो बना है ये है क्या, ये एक जिंदा चीज़ है, मरा हुआ चीज़ नहीं है। और जिंदा चीज़ को क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना चाहिए। तो खाना पीना क्या है भाई, ये वाला चीज़ जो है ना वो उसका खाने का निर्माण करता है, और इसी चीज़ को खा करके ये क्या रहता है, जिंदा रहता है। जब परिस्थिति सही मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे विकास करेगा। विकास करते करते ये वाला चीज़ जो है वो बीज बन जाएगा, और ये जो पूरा है, ये पूरा जो है ये क्या बन जाएगा,
फल बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किसी भी पुष्पी पादप में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, और अगर आप लोगों को इसका पार्ट 3 चाहिए तो अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।